नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और इसमें अपन ने पहला अध्याय लिया था मेवाड़ राज्य का इतिहास। मोकल तक अपना इतिहास हो चुका था और अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे महाराणा कुंभा का जो प्रारंभिक संघर्ष था उसकी हम बात कर चुके थे और महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में भी हमने बात कर ली थी। अगला अपना आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेवाड़ के महाराणा कुंभा के प्रमुख युद्ध अभियान के महाराणा कुंभा ने कौन कौन से युद्ध अभियान किए थे। महाराणा कुंभा का जो प्रथम युद्ध अभियान था वो था आबू पर विजय। कौन सा अभियान था? आबू युद्ध अभियान या फिर आबू के ऊपर विजय। यहां देखना साथियों आपका यह है मेवाड़। ये क्या है? ये आपका है मेवाड़। क्या साथियों? ये मेवाड़ है और यहां आपका ये है आबू, या यूं बोल दे कि ये आपका क्या है? सिरोही है। ये आपका आबू। तो आबू के ऊपर महाराणा कुंभा ने आक्रमण क्यों किया? क्या वजह रही होगी? तो देखना उस समय जब मेवाड़ का शासक कौन था? राणा कुंभा था। कौन था साथियों? राणा कुंभा मेवाड़ का राजा था। उस समय आबू का शासक था शेषमल। कौन था? शेषमल। कौन था साथियों? शेषमल आबू का शासक था। शेषमल ने क्या किया कि मेवाड़ के आसपास की यानी कि आसपास का जो ये आबू के आसपास का कुछ क्षेत्र था इस क्षेत्र के ऊपर या फिर यूं कहें कि मेवाड़ के कुछ गांवों के ऊपर शेषमल ने या शेषमल ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ के कुछ गांवों के ऊपर अधिकार कौन कर लेता है? शेषमल कर लेता है। इसलिए राणा कुंभा क्या करते हैं? मेवाड़ से सेना लेकर रवाना होते हैं और आबू के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। तो एक कारण तो प्रमुख ये था आबू के ऊपर कुंभा का अभियान लेकर जाने का। दूसरा कारण यह भी था कि जितने भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण होते थे वो होते थे आबू के रास्ते से। कौन से रास्ते से होते थे? आबू के रास्ते से होकर मेवाड़ के ऊपर अधिकतर आक्रमण हुआ करते थे। और शेषमल क्या करता था कि जो भी आक्रमणकारी आबू से होकर आते थे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था और अधीनता स्वीकार कर लेने की वजह से आगे चलकर उन आक्रमणकारियों से मुकाबला किसको करना पड़ता था? महाराणा कुंभा को उन सभी आक्रमणकारियों से मुकाबला करना पड़ता था। इसलिए कुंभा ने सोचा क्यों ना हो इस शेषमल की हम राह काट देते हैं, इसी को पराजित कर देते हैं, आबू के ऊपर भी अपना ही अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके चलते राणा कुंभा ने क्या कर दिया? आबू के ऊपर आक्रमण कर दिया। शेषमल और राणा कुंभा की दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है जिसमें शेषमल क्या करता है? राणा कुंभा की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अब जो आबू का क्षेत्र था ये आबू का क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है? तो इसके ऊपर अधिकार हो जाता है किसका? कुंभा का। किसका अधिकार हो गया? कुंभा का अधिकार हो गया। आबू को जीतने के बाद में कुंभा ने आबू में कुछ निर्माण कार्य करवाए और वो निर्माण कार्य कौन से करवाए? आबू में इसने एक तो क्या करवा दिया? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया? अचलगढ़ दुर्ग। और दूसरा दुर्ग है आपका बसंती दुर्ग। इसी को कहते हैं बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग किसका करवाया? कुंभा ने जब आबू के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और शेषमल ने कुंभा की अधीनता स्वीकार कर ली तो कुंभा ने आबू के अंदर दो दुर्गों का निर्माण करवाया। पहला कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग और दूसरा कौन सा है? बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग। देखना साथियों ध्यान देना यहाँ पर आबू अभियान में महाराणा कुंभा की सेना का जिसने नेतृत्व किया था वो सेनापति था कुंभा का नाहर सिंह डोडिया। कौन था साथियों? नाहर सिंह डोडिया। कौन था? नाहर सिंह डोडिया। तो जिस सेनापति ने या राणा कुंभा के जिस सेनापति ने आबू अभियान में कुंभा की सेना का सेनापतित्व या फिर नेतृत्व किया वो कौन था? नाहर सिंह डोडिया। तो इस प्रकार से कुंभा ने कौन सी विजय प्राप्त की? आबू विजय प्राप्त की। यह कुंभा का प्रथम सैन्य अभियान था। यहां तक कोई दिक्कत?
अगर दिक्कत है भी तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें। दूसरी कुंभा की विजय आती है नागौर विजय। कौन सी विजय आती है? नागौर विजय। दूसरी कुंभा की विजय आती है आपकी नागौर विजय। कौन सी विजय थी? नागौर विजय। देखना आपका यह है मारवाड़ में आपका क्या? नागौर। क्या है? नागौर। कौन है? नागौर। और इस नागौर का शासक था फिरोज खां। कौन था साथियों? फिरोज खां। कौन था साथियों? फिरोज खां। फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज खां के दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र था शम्स खां। कौन था साथियों? शम्स खां। और छोटा पुत्र था जिहारुद्दीन। कौन था? जिहारुद्दीन। दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र था शम्स खां और छोटा पुत्र था कौन? जिहारुद्दीन खां। अब फिरोज खां की मृत्यु के बाद में नागौर का शासक कौन बन गया? शम्स खां बन गया, क्योंकि बड़ा पुत्र भी कौन था? शम्स खां ही था। लेकिन कुछ समय बाद में जिहारुद्दीन ने गुजरात की सहायता से शम्स खां को पदच्युत कर दिया या पद से हटा दिया और स्वयं जिहारुद्दीन खां क्या बन गया? नागौर का शासक बन गया। यह सब होने के बाद में शम्स खां आता है कहां पर? मेवाड़ में। कहां आता है दोस्तों? आता है मेवाड़ में। और मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? तो वो था कौन? कुंभा। और कुंभा से आकर शम्स खां कहता है कि महाराणा ऐसी बात है, मुझे पदच्युत कर दिया गया है और मैं जो है आपकी सहायता से नागौर को पुनः विजित करना चाहता हूं। कुंभा ने क्या किया? नागौर विजय के लिए या शम्स खां की सहायता के लिए यहां से सैनिक टुकड़ी नागौर भेज दी। और कुंभा की सहायता से शम्स खां जिहारुद्दीन खां को पराजित करके नागौर का शासक बन गया। शासक कौन बन गया? अब शम्स खां बन गया। तो किसकी सहायता से बनता है? तो बनता है कुंभा की सहायता से। अब कुंभा ने इसको शासक तो बना दिया, लेकिन जब इसकी सहायता कुंभा करता है तो कुछ शर्तें रखता है। और वो शर्तें कुंभा ने कौन कौन सी रखी? तो कुंभा ने जो शर्त रखी थी, पहली शर्त तो यह थी कि भाई तू कभी नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। यह शर्त कौन रखता है? यह शर्त रखता है कुंभा। किसके सामने? शम्स खां के सामने, कि देख मैं तेरी सहायता तो कर दूंगा, तुझे नागौर का शासक भी बना दूंगा, लेकिन तू वचन दे कभी भी नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। यानी शम्स खां ने अधीनता किसकी स्वीकार कर ली थी? कुंभा की। बोला ठीक है महाराज, मैं कभी भी नागौर का पुनः निर्माण नहीं कराऊंगा, क्योंकि कुंभा जानता था कि अगर नागौर किले का पुनः निर्माण करवा लिया तो नागौर किले की प्राचीरें सुदृढ़ कर लेगा और फिर हम इसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। दूसरी शर्त कुंभा ने कौन सी रखी? कि तुम नागौर में कभी भी गौ हत्या नहीं करवाएगा। क्या नहीं करवाएगा? गौ हत्या नहीं करवाएगा। बोला ठीक है साहब, गौ हत्या भी नहीं कराऊंगा। तीसरी शर्त कुंभा ने क्या रखी? कि तुम नागौर में हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के ऊपर, महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा। यानी कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खां से तीन शर्तें रखी। तीन शर्तें कौन सी थी? नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाएगा, गौ हत्या कभी नागौर में नहीं करवाई जाएगी, तथा हिंदू महिलाओं के ऊपर कभी भी आप अत्याचार नहीं करोगे। इसके अलावा नियमों के तहत जो आप कर और लाख भाग देते हो, वो लागतें भी आप समय समय पर देते रहोगे।
लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, शम्स खां अपने वादे से मुकर जाता है। वादा था टूट गया, वादा था टूट गया। कुछ समय बाद शम्स खां अपने वादे से मुकर जाता है और क्या करता है, जब मेवाड़ के सेनापति या सैनिक नागौर में कर वसूलने के लिए आते हैं, जो शम्स खां कहता है भाई कौन है कुंभा, कुंभा कौन है, मैं नहीं जानता कुंभा को। तो कुंभा ने अच्छा कुंभा को नहीं जानता, तू ठहर जा बेटा आ रहा हूं भी। तो कुंभा ने क्या किया, नागौर किले का निर्माण भी किसने करवाना चालू कर दिया, शम्स खान ने। गो हत्याएं भी करना किसने प्रारंभ कर दिया, शम्स खान ने, क्योंकि शम्स खान अपने आप को शेर खान समझने लग गया था। इस बात का पता लगते ही कुंभा ने क्या किया, नागौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया आक्रमण, कुंभा ने कर दिया, किसके ऊपर, नागौर किले के ऊपर। और नागौर किले के इस आक्रमण में शम्स खान पराजित हो जाता है, भागकर कहां चला जाता है, गुजरात चला जाता है। पीछे से नागौर किले को राणा कुंभा तोड़वा देता है और नागौर किले की जगह चारागाह बनवा देता है, यानी उस जमीन को समतल कर देता है और एक चारागाह भूमि के रूप में उसको पूरी तरह बदल देता है। ठीक है साथियों, तो ये थी राणा कुंभा की नागौर विजय। नागौर विजय क्यों हुई, नागौर के ऊपर आक्रमण करने के कारण क्या थे, वो सब आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अगले जो कुंभा का युद्ध अभियान होता है, वो आपका होता है मालवा के साथ में। किसके साथ में होता है, मालवा के साथ में। तीसरा जो कुंभा का युद्ध अभियान था वो कौन सा था, मालवा पर विजय। किसके ऊपर विजय, मालवा पर विजय। कौन सी विजय थी, मालवा पर विजय। देखना साथियों, ये मालवा आपका, जैसे ये तो क्या है आपका मेवाड़ है और यहां ये आपका क्या है, मालवा। क्या है, मालवा। ठीक है, मालवा का उस समय जो शासक था, वो शासक था आपका महमूद खिलजी प्रथम। कौन था, महमूद खिलजी फर्स्ट, या बोल सकते हैं MK फर्स्ट। तो उस समय मालवा के शासक कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम थे। और उस समय मेवाड़ के शासक बताइए कौन थे, कुंभा थे। कौन थे दोस्तों, कुंभा थे। क्या होता है कि मालवा के सुल्तान MK फर्स्ट ने करीब 4-5 बार पूर्व में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया और हर बार जितनी बार इसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया उससे बाहर उसको औंधे मुंह खाकर भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी महमूद खिलजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। फिर क्या होता है, कुंभा जो है इसको जवाब देने के लिए मालवा के ऊपर एक युद्ध अभियान लेके जाते हैं। कौन जाते हैं, कुंभा जाते हैं। कौन जाते हैं साथियों, कुंभा जाते हैं। और इस समय जब कुंभा जाते हैं तो इन दोनों सेनाओं के मध्य, किनके मध्य, कुंभा की सेना और इधर मालवा के शासक महमूद खिलजी की सेना, इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। और जिस जगह यह युद्ध होता है उस जगह का नाम है सारंगपुर। क्या नाम है, सारंगपुर। क्या जगह है, सारंगपुर। यह सारंगपुर पड़ता है मालवा में, गुजरात सॉरी मध्य प्रदेश में पड़ता है सारंगपुर। लेकिन कई पुस्तकों में इस सारंगपुर को गुजरात में भी बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत तथ्य है। तो सारंगपुर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दोनों सेनाओं के मध्य मेवाड़ व मालवा की सेना के मध्य युद्ध होता है कहां पर, सारंगपुर में। कब होता है, 1437 ईस्वी में होता है। मेवाड़ और मालवा की सेना के मध्य भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में महमूद खिलजी अपनी जान बचाकर कहां भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है। कहां भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है। और उस समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक अलग था या कौन सा है, यह है कुतुबुद्दीन शाह। उस समय गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन शाह।
तो जब दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है मेवाड़ और मालवा के मध्य, तो उस युद्ध में मालवा की सेना की भयंकर पराजय होती है और महमूद खिलजी प्रथम अपने प्राण बचाकर कहां भाग जाते हैं, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चले जाते हैं। इधर मालवा के ऊपर विजय किसकी हो गई, कुंभा की हो गई, जो कहलाती है मालवा विजय। और युद्ध कौन सा कहलाता है, सारंगपुर का युद्ध, जो कब हुआ था, 1437 में हुआ था। इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कहां करवाते हैं, चित्तौड़ किले में करवाते हैं। यह हम थोड़ी देर बाद में पढ़ लेंगे महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला के अंदर। ठीक है साथियों, महाराणा कुंभा का जो स्थापत्य कला में योगदान रहा, उस योगदान के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे विजय स्तंभ के बारे में, पूरी जानकारी वहां पर ले लेंगे। तो मालवा विजय या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवा दिया, विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया, या यूं कहें चित्तौड़ किले में विक्ट्री का निर्माण या विक्ट्री पोल का निर्माण करवा दिया। ठीक है साथियों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो युद्ध अभियान होगा, चौथा युद्ध अभियान, वो होगा, देखना, गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम में यहां युद्ध स्थल से भागकर कहां चला गया था, गुजरात में। अब महमूद खिलजी गुजरात में कुतुबुद्दीन शाह के पास जाकर क्या बोलता है कि देख भाई कुतुबुद्दीन, मैं हारता नहीं, अगर मेरे पास 50,000 सैनिक और होते ना तो मैं कुंभा को दूर से हटा देता। तो कुतुबुद्दीन साहब देखता है रात में तो काम का है, मेरे पास तो सेना भी है। तो कुतुबुद्दीन बोलता है क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और दोनों मिलकर कुंभा को हराते। बोला ये भी ठीक है। तो अगला जो युद्ध अभियान होगा, चौथा, अगली बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं ने कहां पर आक्रमण किया, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। देखना, गुजरात का तो कौन था, यहां आपका ये क्या है, ये आपका है गुजरात, और यहां का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन शाह। कौन था, कुतुबुद्दीन शाह। और यहां आपका ये पड़ता है कौन सा, मालवा। क्या ये आपका है मालवा। यहाँ का शासक वही M.K. फर्स्ट या महमूद खिलजी प्रथम। अब महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों के मध्य या यूं कहें गुजरात और मालवा के मध्य मेवाड़ के खिलाफ एक संधि होती है, और उस संधि का नाम क्या था, उस संधि का नाम, दोनों के मध्य जो संधि होती है वो संधि कब होती है, 1456 में। कब होती है, 1456 में दोनों के मध्य संधि होती है, और इस संधि के तहत गुजरात और मालवा दोनों की सेना जो है मिलकर संयुक्त रूप से किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये क्या आपका मेवाड़, और यहाँ का शासक कौन है, राणा कुंभा। शासक कौन है साथियों, राणा कुंभा। दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस तरह मेवाड़ और मालवा तथा गुजरात कौन कौन सी, एक तरफ तो है आपकी मेवाड़ और दूसरी तरफ कौन है, मालवा प्लस गुजरात, दोनों की संयुक्त सेना है। तो मेवाड़ व मालवा गुजरात की सेनाओं के मध्य जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह भागकर गुजरात चले जाते हैं, और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा बंदी बनाकर कहां ले आए, मेवाड़ में ले आए या चित्तौड़ में ले आए, और लगभग 6 माह तक, लगभग 6 महीने तक महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा चित्तौड़ किले में बंदी बनाकर रखते हैं, और बाद में इसको रिहा कर देते हैं। तो
तो ये था महाराणा कुंभा का चौथा गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना के साथ में युद्ध अभियान, जिसमें भी कुंभा की क्या होती है, विजय होती है। और इस युद्ध की इसके जो युद्ध अभियान है, इस युद्ध अभियान की जो जानकारी हमें मिलती है, वो जानकारी मिलती है विजय स्तंभ प्रशस्ति से। विजय स्तंभ प्रशस्ति, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो कहां लगी हुई है, चित्तौड़ किले के विजय स्तंभ के ऊपर ये लगी हुई है, संस्कृत भाषा में जो लिखी गई है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, दोनों सेनाओं के मध्य संधि 1456 में हुई थी, गुजरात और मालवा के साथ में इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, चंपानेर की संधि, जो कब हुई थी, 1456 में हुई थी। तो यह था महाराणा कुंभा का युद्ध अभियान। आगे हम बात करेंगे स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का योगदान। मेवाड़ की स्थापत्य कला में कुंभा का योगदान, यानी कि कुंभा ने कौन से महल बनवाए, कौन से मंदिर बनवाए, कौन से दुर्ग बनवाए, वो सारी हम इसमें देखेंगे। स्थापत्य में कुंभा का योगदान, स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का योगदान। दोस्तों बताना चाहता हूं, देखना, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। कौन हुए, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, और कवि राजा श्यामल दास ने एक पुस्तक या एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम था वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों, वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, कितने, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यह बात कौन कहता है, यह बात कहते हैं कवि राजा श्यामल दास। कौन से ग्रंथ में, वीर विनोद में। या यूं कहें, यह सारी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो वीर विनोद से प्राप्त होती है, जिसकी रचना किसने की, कवि राजा श्यामल दास ने की। तो श्यामल दास क्या कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ध्यान देने वाली बात है, ये 84 दुर्ग कहां के हैं, राजस्थान के नहीं है, कहां के हैं, मेवाड़ के। और मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया 32 का निर्माण, महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़ किले का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, कुंभा को मानते हैं। किसको मानते हैं, चित्तौड़गढ़। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था, राणा कुंभा को बताया गया है। यानी चित्तौड़ किले का निर्माण तो किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन कवि राजा श्यामल दास क्या कहते हैं कि चित्तौड़ किले का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाए, कुंभा को माना जाए, क्योंकि कुंभा ने चित्तौड़ किले में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए। क्या करवाए, सर्वाधिक। यानी चित्तौड़ किले में जितने भी मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनमें से अधिकतम का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। सर्वाधिक निर्माण कार्य किसने करवाए, कुंभा ने करवाए। इनमें महत्वपूर्ण है चित्तौड़ किले का
सर्पिलाकार, क्या है साथियों, सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया, सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण भी किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। देखो जैसे ये आपका चित्तौड़ दुर्ग है, ये एक सीधी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, मेसा के पठार के ऊपर, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम के ऊपर। कहां बना हुआ है, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर। ये हम दुर्गों में पढ़ेंगे आगे स्थापत्य कला में। ठीक है साथियों, ये आपका चित्तौड़ किला है। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, इस किले में चढ़ने के लिए या इस किले में प्रवेश करने के लिए क्या सीधा रास्ता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उल्टे मुंह आके हम नीचे गिर जाएंगे और अपना सिर माथा फुटा लेंगे, होगा नहीं होगा ऐसा। तो कुंभा ने क्या किया, एक सर्पिलाकार मार्ग बनवाया ऐसे, ये पहाड़ियों में घूमता हुआ कहां प्रवेश करता है, चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करता है। तो कवि राजा श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में क्या कहते हैं कि कुंभा ने चित्तौड़ किले के सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा क्या करवाया चित्तौड़ किले में, वो भी हम बताएंगे। ठीक है साथियों, तो पहला किला कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ किला। इसके अलावा देखना कुंभा ने और कौन से किलों का निर्माण करवाया है। तो चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक किसे मानेंगे, कुंभा को मानेंगे। किसके अनुसार, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार। दूसरा आपका आता है बहुमठ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बहुमठ दुर्ग। कौन सा साथियों, बहुमठ दुर्ग। ये आपका है वर्तमान उदयपुर में। कहां पड़ता है वर्तमान समय में, उदयपुर में। दूसरा दुर्ग या तीसरा दुर्ग जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया वो आपका है बेराट दुर्ग, जो पड़ता है भीलवाड़ा में। बेराट दुर्ग कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। एक विराट सभ्यता भी हुई थी, विराट नगर जो है वो जयपुर में है, और ये बेराट दुर्ग वाला कौन सा है, ये भीलवाड़ा में है। ये दूसरा बेराट है, जयपुर वाला नहीं है। इसके अलावा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया वो आपका है बसंती, या इसी को कहते हैं बसंतगढ़ दुर्ग, जो कहां पड़ता है, ये पड़ता है आबू में। कहां पड़ता है, और आबू कहां पड़ती है, तो आबू आपकी पड़ती है सिरोही में। कौन से किले का निर्माण करवाया, बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। एक बार शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया गया था कि बसंती दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बसंती और बसंतगढ़ दोनों एक ही दुर्ग का नाम है। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा आपका आता है सिरोही में एक और किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है अचलगढ़। कौन सा दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग। ये भी कहां है आपका, सिरोही में पड़ता है। इसका निर्माण भी किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। इसके अलावा आएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, कुंभलगढ़। ये आपका पड़ता है राजसमंद में। कौन सी जगह पड़ता है, राजसमंद जिले में। कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने अपनी पत्नी के नाम पर करवाया। किसके नाम पर करवाया कुंभा ने, अपनी पत्नी के नाम पर कौन से किले का निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने। ठीक है, तो ये प्रमुख दुर्ग हैं जिनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, जिसमें चित्तौड़ किले का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा बहुमठ दुर्ग जो उदयपुर में है, बेराट किला जो भीलवाड़ा में है, बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग जो आबू में पड़ता है, तथा अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने कहां करवाया, राजसमंद जिले में करवाया। यही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसकी दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, इसके अलावा कुंभा ने और स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया तो वो भी हम बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम कितना हुआ, इसके अलावा कुंभा का योगदान देखें तो कुंभा ने क्या करवाया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में
मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण कहां करवाते हैं? चित्तौड़ दुर्ग में। कहां करवाया? चित्तौड़गढ़। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ किले में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया कि भाई मैंने विजय हासिल की है तो इसकी जो कीर्ति थी, ये इसकी जो विजय थी, उसकी आवाज, उसका प्रतीक पूरे राज्य को दिखाई देना चाहिए। इसलिए चित्तौड़ किले में कुंभा ने क्या करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया साथियों? विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। ये क्या है? विजय स्तंभ। ये क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया, यह विजय स्तंभ 9 मंजिला था। कितना मंजिला था? 9 मंजिला था। 9 मंजिला ही आज भी है। हो गए क्या? 9। ठीक है, देखना साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने चित्तौड़ किले में करवाया, जिसमें कितनी मंजिल हैं? ये 9 खंडा है। 9 खंडा या 9 मंजिला है। कितने खंड इसके? 9। या मंजिल कितने हैं? 9। इस विजय स्तंभ की जो ये ऊंचाई है, ऊपर से नीचे जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई इसकी कितनी है? तो इसकी ऊंचाई पूर्व में थी 122 फीट और वर्तमान में इसकी ऊंचाई है 120 फीट। बोला गुरुजी इया किया? वो भी बता देंगे इया किया। पूर्व में ऊंचाई कितनी थी? 122 फीट और वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। तथा इसकी ये चौड़ाई है, इसकी ये चौड़ाई है 24 फीट। कितनी है? 24 फीट। कहीं कहीं आपको 26 फीट भी लिखी हुई मिलेगी, बता रहा हूं। चौड़ाई कितनी है? 24 फीट। कई पुस्तकों में आपको 26 फीट की इसकी चौड़ाई भी लिखी हुई मिलती है। ठीक है साथियों, इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, ये वाली कौन सी? ये विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल या ऊपरी मंजिल के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। किसकी प्रतिमा? विष्णु की प्रतिमा या विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है। इसलिए इस स्तंभ को क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ भी इसका उपनाम है। क्या नाम है? विष्णु स्तंभ भी इसको कहते हैं। तो विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल या 9वीं मंजिल के ऊपर किसकी मूर्ति या प्रतिमा लगी हुई है? तो वो कौन से भगवान है? भगवान विष्णु की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। इसीलिए इस विजय स्तंभ का उपनाम कौन सा है? विष्णु स्तंभ, जो कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल के ऊपर, यहां पर पहली, दूसरी और ये कौन सी है? तीसरी है। तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार, कितने बार साथियों? 9 बार अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। ये कई पुस्तकों में आपको 8वीं मंजिल पे मिलेगा, लेकिन 8वीं पे नहीं है ये तीसरी मंजिल पर है, ऑथेंटिक है। ठीक है दोस्तों, तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी विजय स्तंभ के ऊपर क्या? इसी विजय स्तंभ के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है और उस प्रशस्ति का नाम क्या है? विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति या इसी का दूसरा नाम यह भी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है? विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इस विजय स्तंभ प्रशस्ति की जो लेखक थे या रचनाकार थे, वो कौन थे? कवि अत्रि। कौन थे? कवि अत्रि। कवि अत्रि इस विजय स्तंभ प्रशस्ति को लिखते लिखते ही क्या हो गए थे? मृत्यु को प्राप्त हो गए थे।
बाद में इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति को जो पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे इनके पुत्र कौन थे? महेश भट्ट। कौन थे? महेश भट्ट। तो विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कवि अत्रि व महेश भट्ट। कौन थे? अत्रि भट्ट व महेश भट्ट इसके रचनाकार थे। दूसरा साथ में ध्यान देना, विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन? शिल्पकार या प्रमुख शिल्पी कौन थे? यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया, वो कारीगर कौन थे? किसी ना किसने उसको बनाया, वाघ नहीं होगा या कुंभा ने स्वयं नहीं बना दिया। तो प्रमुख शिल्पकार कौन थे? वो थे, देखना, जेता, पोमा, नापा, पुंजा। चार नाम है। शिल्पकार कौन थे? जेता, पोमा, नापा, पुंजा। अरे रटीज लियो, जेता, पोमा, नापा, पुंजा, ये कौन थे? ये विजय स्तंभ के शिल्पकार थे। विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कवि अत्रि व उनके पुत्र महेश भट्ट। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है, जो यहाँ विजय स्तंभ के ऊपर लिखी गई है। कहां लिखी गई है? यहाँ विजय स्तंभ के ऊपर लिखी गई है। क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और ध्यान देना, इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के या विजय स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। किसमें मिलता है? विजय स्तंभ प्रशस्ति में कौन सा इतिहास मिलता है? मेवाड़ राज्य का इतिहास भी हमको मिलता है। दूसरा, यहाँ विजय स्तंभ के ऊपर ध्यान देने वाली बात यह है कि विजय स्तंभ के ऊपर देखना, विजय स्तंभ में राजस्थान की प्रथम इमारत है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है, जिसके ऊपर भारत सरकार ने वर्ष 1949 में, कब? वर्ष 1949 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। तो राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, तो वो पहली इमारत राजस्थान की कौन सी थी? तो इमारत कौन सी थी? वो थी विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ के ऊपर भारत सरकार ने वर्ष 1949 में डाक टिकट जारी किया, जो राजस्थान की प्रथम इमारत थी। ठीक है साथियों, तो यह था महाकुंभा की स्थापत्य कला। क्या थी? स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, कुंभा ने जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वो पड़ता है आपके बदनौर भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? बदनौर भीलवाड़ा में। और उस माता का नाम था कुसाड़ माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुसाड़ माता का मंदिर। तो कुसाड़ माता के मंदिर का निर्माण भी कौन करवाते हैं? महाकुंभा करवाते हैं, जो कहां पड़ता है? बदनौर भीलवाड़ा में पड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।